नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के करूर में विजय की पार्टी तमिलकावेत्री कचकम यानी टीवीके की रैली में मची भगदड़ ने पूरे राज्य को हिला दिया है। इस हादसे में कम से कम 39 लोगों की मौत हुई, जिनमें 6 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसे के वक्त रैली में लगभग 30,000 लोग मौजूद थे, जबकि अनुमति केवल 10,000 की दी गई थी। पुलिस का कहना है कि विजय के 7 घंटे देर से आने और भीड़ पर पर्याप्त व्यवस्था न होने से हालात बिगड़े। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। वहीं विजय ने अपने स्तर पर 20 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का वादा किया। सरकार ने इस घटना की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में आयोग बनाया है। इस त्रासदी ने राजनीतिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को विजय की रैली में हुई भगदड़ के मामले में अब विजय की पार्टी टीवीके ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया है। पार्टी ने मांग की है कि मामले की जांच सीबीआई या विशेष जांच टीम यानी एसआईटी से कराई जाए। टीवीके के वकील अरिवाजकन ने आरोप लगाया कि यह हादसा टीएमके की साजिश का हिस्सा हो सकता है और उनके पास स्थानीय लोगों की गवाही और कुछ सीसीटीवी फुटेज इसके सबूत हैं। वहीं राज्य सरकार ने टीवीके पर आरोप लगाया कि रैली स्थल की क्षमता से अधिक भीड़ जुटाई गई और सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हुआ। सरकार ने टीवीके नेताओं के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है और सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। करूर से कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने करूर भगदड़ को अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी बताया और कहा कि उससे उबरने में सालों लगेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की है जिन्होंने अपनों को खोया है और उन मरीजों से भी मिले जिनका इलाज चल रहा है। अधिकतर पीड़ित बेहद गरीब मजदूर या किसान परिवारों से हैं। ज्योतिमणि ने बताया कि सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। उन्होंने कहा कि इस घटना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और सरकार द्वारा बनाई गई एक सदस्यीय समिति पर उन्हें भरोसा है। ज्योतिमणि ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने फोन पर उनसे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से बात की। तमिलनाडु के करूर भगदड़ मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें टीवीके के महासचिव एन आनंद का नाम भी शामिल है। एक पत्रकार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से सवाल किया कि क्या इस मामले में टीवीके के अध्यक्ष विजय को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके जवाब में सीएम स्टालिन ने कहा कि हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है, जो जांच पूरी होने के बाद जवाब देगी। इस बीच जैसा कि आप पूछ रहे हैं, मैं राजनीतिक उद्देश्य से कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा कि आयोग की जांच में सच्चाई सामने आएगी और उसी के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। बिना नाम लिए उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया और कहा कि बड़े आतंकी हमलों की जड़ें हमेशा उसी देश से जुड़ी होती हैं। जयशंकर ने अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता रहेगा। उन्होंने आतंकवाद को कट्टरता, हिंसा और असहिष्णुता का खतरनाक मेल बताया और इसे वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा करार दिया। जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर वित्त पोषण और प्रचार को रोकने की अपील की। उनका यह बयान भारत की जीरो टॉलरेंस नीति और वैश्विक मंच पर बढ़ती कूटनीतिक ताकत को दर्शाता है। भारत में लोकतंत्र और असहमति पर सवाल फिर से उठ रहे हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाकर उन्हें जेल भेज दिया। वांगचुक, जो शिक्षा सुधार और सौर ऊर्जा जैसे नवाचारों के लिए जाने जाते हैं, लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने पैदल यात्रा और भूख हड़ताल जैसे गांधीवादी तरीकों से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई, लेकिन बातचीत की जगह उन पर कार्रवाई हुई। हाल ही में लद्दाख में विरोध मार्च के दौरान हुई हिंसा के लिए भी सरकार ने उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही उनके एनजीओ का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने भारत और ब्राजील जैसे देशों की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें अपने बाजार खोलकर और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को रोककर सही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लुटनिक ने न्यूज नेशन को बताया कि ये देश अमेरिका के प्रति जवाबदेही दिखाएं और व्यापार में सहयोग करें।
उन्होंने भारत की व्यापार और ऊर्जा नीतियों की भी आलोचना की और कहा कि रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना गलत और हास्यास्पद है। लुटनिक ने यह भी कहा कि भारतीय व्यवसाय अंततः प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर दबाव डालेंगे कि अमेरिका के साथ समझौता किया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और देशों को ग्राहक के पास वापस आना पड़ेगा। यह बयान अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और टैरिफ विवाद के समय आया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान से कहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लागू होने के बाद किसी भी आक्रामक कार्रवाई से बचे। तीनों देशों ने बताया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विस्तार और सहयोग न करने के कारण उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था और उन्हें आखिरी उपाय के रूप में यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने ईरान से वार्ता जारी रखने और शांति बनाए रखने का आग्रह किया। इसके जवाब में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि उनका देश परमाणु हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। उन्होंने प्रतिबंधों को अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी बताते हुए उनका विरोध किया। इस स्थिति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया है और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या असहमति जताने वालों को सरकार दुश्मन मान रही है। आलोचकों का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। ईरान ने अमेरिका और यूरोपीय देशों फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी यानी E3 के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रतिबंध दोबारा लागू हो गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ना तो ईरान और न ही अन्य संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश इन प्रस्तावों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ईरानी जनता के अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कदम का जवाब सख्ती से दिया जाएगा। E3 देशों ने दावा किया है कि 2015 के परमाणु समझौते से हटाए गए 6 प्रतिबंध 27 सितंबर 2025 से फिर से लागू हो गए हैं। इन प्रतिबंधों में संपत्तियां फ्रीज होना, यात्रा पाबंदी और अमेरिकी यूरोपीय प्रतिबंध शामिल हैं। वहीं ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबॉफ ने कहा कि रूस और चीन ने भी इस फैसले की निंदा की है और कोई भी देश इन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है। केरल कांग्रेस ने एक भाजपा पैनलिस्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दी गई विवादित टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। शुक्रवार रात को न्यूज़ 18 केरल चैनल पर लद्दाख हिंसा पर बहस के दौरान भाजपा के पूर्व ABVP नेता प्रिंटू महादेव ने कहा था कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी। कांग्रेस नेता रमेश चन्नीथला ने पुलिस से तुरंत मामला दर्ज करने की मांग की और आरोप लगाया कि केरल पुलिस भाजपा और माकपा के बीच साठगांठ के कारण कार्रवाई नहीं कर रही है। विपक्ष के नेता VD सतीशन ने भी पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाया और कहा कि राहुल गांधी को ऐसी धमकियों से डराया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सांप्रदायिकता और फासीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के लोकतांत्रिक लोग उन्हें चुप कराने की कोशिश कभी सफल नहीं होने देंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।